Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So here we're with the one more best lecture that is on CVT 2022 EVAS PYQs. ठीक है, तो अगेन हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2022 में आ रखा था। आने वाले 2023 एग्जाम के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनको भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, आप कॉन्टैक्ट बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है एंड द ईमेल एड्रेस दैट इज गिवन इन द कॉन्टैक्ट बॉक्स, यू कैन चैट ऑन दैट एंड यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आइए चलते हैं, डिले नहीं करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है दैट इज लेक्चर नंबर 9। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लेक्चर 8 in this series, so let us begin the lecture. So the first question you are seeing here, it is asking who coined the term ecosystem in which year। ठीक है, ये इकोसिस्टम नाम का वर्ड किसने इजाद किया है और कौन से साल में किया है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप जान रहे होंगे कि ये डेफिनेटली दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी। क्लियर, तो ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में मौजूद है। तो इसका जो सही आंसर है वो एजी टेंसले है, 1935 है। सर एर्थर जी टांसले जो हैं, ये आपका उनका पिक्चर देख सकते हैं, ये है सर आर्थर जी टांसले, जिन्होंने इकोसिस्टम के टर्म को कॉइंड किया था 1935 में। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो यूजेन ओडम जो है वो पायनियर थे कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम को लाने में। ठीक है, जो कि क्या बोलता था, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट एज द सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग बायोटिक कम्युनिटीज के बारे में। मतलब क्या बताना चाहता था कि यूजीन ओडम जो है ये इकोसिस्टम के कंसेप्ट को जनरेट किए थे, बट कॉइंड करने वाले कौन थे, सर आर्थर जी टांसले। तो बेटा कंफ्यूज मत होना जब एग्जाम में आएगा कि कौन टर्म को वो किया है, कॉइंड किया है, और कौन कंसेप्चुअलाइज किया है। ठीक है, देखो वर्ड याद रखो, कंसेप्चुअलाइज। कंफ्यूजन से दूर रहना। ठीक है, एग्जाम जब दोगे तो कंफ्यूजन से दूर रहना और अच्छे से इसको करना अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, आगे चलो। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए नेमाटोड। अरे भाई, ये नेमाटोड क्या होता है? बहुत से नॉन बायो बैकग्राउंड वाले बच्चे पूछेंगे, सर ये नेमाटोड क्या होता है, बताओगे? ठीक है, तो ये नेमाटोड जो है, नॉन बायो बैकग्राउंड वाले बच्चे पूछेंगे तो मैं ये सिंपल सा बात करूंगा कि जो नेमाटोड होता है दिस इज राउंड वर्म। ये एक राउंड वर्म होता है। ठीक है, तो ये जो नेमाटोड है ये बहुत सारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट में इसका क्या है, रहना सहना है। तो इनको ना डिस्टिंग्विश करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। नेमाटोड्स आर वेरी डिस्टिंग्विशेबल जो है इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब इनको इनमें डिफरेंस पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये कहाँ का अडेप्ट कर सकते हैं बहुत आराम से, ये तुम्हारा मरीन इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर में, सॉइल्स में, पोलर रीजन्स में, ऑलमोस्ट हर तरीके के इन्वायरमेंट में ये रह सकता है। ठीक है, तो ये नेमाटोड इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है, इसका क्या इफेक्ट है, और तुम्हारा बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो, नेमाटाइड्स जो होता है तुम्हारा इंटेस्टिनल नेमाटाइड्स होता है, मतलब हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन वाले जो रीजन्स में नेमाटोड्स होते हैं। ठीक है, हुकवर्म्स भी बोलते हैं इनको। तो कुछ जो नेमाटाइड्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फाइलेरियासिस बनाता है, फाइलेरियासिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर था डिजीज वो था फाइलेरियासिस। ये क्या होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉमनली नोन एज एलिफेंटासिस इज ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ये क्यों होता है, फाइलेरिया के पैरासाइट के ट्रांसमिशन की वजह से होता है। और ये ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू मॉस्किटोस। ठीक है, चाइल्डहुड इन्फेक्शन, इन सब वजहों की वजह से ये फाइलेरियासिस होता है। तो ये जो नेमाटोड है, इनके इन्फेक्शन ह्यूमन में क्या करते हैं, एस्कैरिसिस,
trichuriasis, hookworm, enterobiasis, strongyloidosis, filariasis, trichinosis, dilophariosis, angiospermiosis and among others. अगर हम बात करें इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन में हो रहा है, इनमें ये सारी चीजें मौजूद है, जो भी डिजीजेस ह्यूमन में होने की पॉसिबिलिटी है थ्रू नेमाटोड। तो आपको ये नाम सब याद करना ही होगा फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू। डिजीजेस कॉज बाय नेमाटोड्स, ठीक है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपके इन्वायरमेंटल साइंस में आता है। दिस इज ए ब्रांच दैट इज कमिंग फ्रॉम एपिडियोमियोलॉजी। क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। पूछता है द मोस्ट कॉमन यूज्ड बैक्टीरिया फॉर जीन क्लोनिंग। भाई सिंपल है, इकोलाई, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। E. coli is the most frequently used host for production of enzymes and other proteins by recombinant DNA technology. The E. coli is preferable क्यों है? क्योंकि it is having a relative simplicity in structure, inexpensive, कम खर्चेमंद होता है, फास्ट हाई डेंसिटी कल्टीवेशन, अच्छे से ग्रो कर जाता है, वेल नोन जेनेटिक्स, सबके इसके जीन के बारे में सभी साइंटिस्ट को पता है, और इसका ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा होता है सब चीज पता है। तो ये एक वेल नोन बैक्टीरिया है, ये मान के चलो कि एक वेल नोन बैक्टीरिया है, इसलिए ये यूजफुल है तुम्हारा जीन क्लोनिंग के लिए। इतना तो जानने की जरूरत है तुमको। क्लियर। बाकी सब के बारे में मैं नहीं बताऊंगा अभी, ये सब आप डिटेल में पढ़ो, ठीक है। देन यू कैन गेट टू दी डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म at successively higher topic levels in a food chain is referred as। बहुत ही सिंपल, बायोमैग्निफिकेशन, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? एक टॉपिक लेवल स्मॉल से हाई तक, ठीक है, प्राइमरी से टर्शियरी तक, इसमें क्या आता है? बायोमैग्निफाई करता है, मतलब अमाउंट जो है बढ़ने लगता है। सो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकली मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन is called as the increasing concentration of a substance such as toxic chemicals in the tissue of organism at successively higher levels in a food chain। मतलब एक प्राइमरी प्रोडक्टिव से लेके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तक, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर्बीवोरस है, प्लांट्स हैं, ठीक है, फिर फिशेस है, फिर बड़ा फिश है, फिर तुम्हारा ईगल है जो कि फिश को खाता है। तो इस तरीके से जो कंटामिनेशन है, जैसे कि मर्क्यूरी हो सकता है, जैसे कि आपका लेड हो सकता है, तो इस तरीके की जो कंटामिनेशन है वो ट्रॉपिक लेवल में जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा बायोमैग्निफाई करता है, ज्यादा बढ़ने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन ऑफ ए कंटामिनेंट्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो लिटरली अगर हम बोले बायो एगुमेंटेशन, फिर बात आती है बायो एगुमेंटेशन। बायो एगुमेंटेशन क्या होता है? इज द एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द एबिलिटी टू बायोडिग्रेड द रीकैलरेंट मॉलिक्यूल्स इन ए पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। समझते हो क्या है? देखो, एगुमेंटेशन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे भर दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फास्ट एंड इफेक्टिव कन्वर्सन इन रिएक्टर, ठीक है। यहाँ पे और क्या हुआ? और तुमने ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया, जिनका काम क्या होता है? बायोलॉजिकली डिग्रेड करना कॉन्टामिनेंट्स को। तो ये एक यूजफुल टेक्निक है बायोऑगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि आप इंक्रीज करते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करके किसी भी चैम्बर में, आप उस पूरे चैम्बर की एबिलिटी को इंक्रीज करते हो, जो कि तुम्हारा कंटामिनेंट को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बायो एगुमेंटेशन प्रोसेस। क्लियर है? ठीक है, इतना याद रखो, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। देन कम्स डीनाइट्रिफिकेशन, बहुत ही सिंपल है भाई। डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर देते हैं, NH3 बना देते हैं, उससे नाइट्रिफिकेशन अगेन होता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नाइट्रिफिकेशन यहाँ बनता है। लेकिन डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखो ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि नाइट्रेट जो है
नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा, फिर NO2O में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर आपका डाइनाइट्रोजन बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है स्ट्रक्चर, NO3 is converting to NO2 minus NO, N2O एंड N2। ठीक है, तो ये क्या है आपका डीनाइट्रीफाइंग साइकिल है, डीनाइट्रीफाइंग साइकिल है जिसमें तुम्हारा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज हो रहा है। क्लियर आउट, इतना पता है तो डीनाइट्रिफिकेशन में ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये अगर हम बात करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पूछ देगा, तो उनके एग्जांपल्स अगर पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला जो एग्जांपल होगा आपका वो होगा माइक्रो कोकस डी नाइट्रीफिकेंस। Clear? Second one is Thiobacillus denitrificans। फिर आएगा आपका Paracoccus denitrificans। Clear? 1 2 3। क्लियर है ये? तो ये आपको पता होना चाहिए डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस किन किन ऑर्गेनिजम्स की वजह से, किन किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है। क्लियर आउट है ये? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये पूछता है कि which of the potential area is included in UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर हम नेशनल पार्क्स की पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सारे एग्जांपल्स नेशनल पार्क के दे रखे हैं, तो इनमें से जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा है आंसर हमारा। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं 2020 के डाटा के हिसाब से? एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क फॉर कंजर्वेशन एरिया, वेस्टर्न घाट, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर एंड नेशनल पार्क्स, सुंदरबन नेशनल पार्क्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, केलदाव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, स्टेट्स के नाम पता कर लेना, आसाम, राजस्थान। आसाम में 2 हैं, काजीरंगा एंड मानस। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, बाकी वेस्टर्न घाट का तो पूरा इलाका है ही है, और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए ताकि आप आंसर को बड़े अच्छे से बना सको। क्लियर है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे पास इन टोटल 7 नेशनल पार्क एरियाज हैं। नेशनल पार्क एरिया जो है वो 7 है। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इतना मैंने आपको डिटेल दे दिया है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। If you still have some queries related to the regular classes that is happening, and to the content that is for coming in a exam, and all those things that is useful for getting environmental science, ठीक है, in MSc level at in various central universities, you can directly contact to in the description box number or directly email us, and all the best for the upcoming exams। और जिन किसी को भी regular classes join करना है, they can join directly through the contact details that is provided in the description box। All the best, have a nice day।